स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। आज के सायकालिक सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सर्वप्रथम विश्व योग गुरु प्रातः स्मरणीय, प्रातः दर्शनीय, प्रातः अनुकरणीय ऐसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जो आज के आयुर्वेद शिरोमणि के रूप में विश्व विख्यात है, उनके पुरुषार्थ को, उनकी तपस्या को नमन करते हुए आज के इस आयुर्वेदिक विषय के सत्र में हम अपना थोड़ा सा ज्ञानवर्धन और करने जा रहे हैं। अभी तक के हमने सत्रों में आयुर्वेद के सामान्य परिचय, आयुर्वेद के विषय क्षेत्र के बारे में हमने जाना। सभी प्रकार के जो 7 मानक हैं, लक्ष्य हैं उपचार के, उसमें आयुर्वेद भी कितना सटीक उपचार की दृष्टि से प्रामाणिक हमें चिकित्सा उपलब्ध कराता है, ये हमने जाना। अब हम देखते हैं कि जितने भी प्रकार की चिकित्सा के क्षेत्र हैं, क्या आयुर्वेद उन क्षेत्रों में भी उतनी ही प्रामाणिकता से, वैज्ञानिकता से उनका उपचार करने में सक्षम है। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि आयुर्वेद जीवन को जीने का विज्ञान, जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए और उस जीवन जीने में हमें किस प्रकार से अपनी दिनचर्या रहे, रात्रिचर्या रहे, आहारचर्या रहे, ऋतुचर्या रहे, हमारी निद्रा किस प्रकार की हो, हमारा व्यवहार किस प्रकार का हो, हमारी सोच किस प्रकार की हो, हमारी मानसिक स्थिति किस प्रकार की हो, सभी बातों का समावेश हमारी जीवन प्रक्रिया पर, जीवन शैली पर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे तन पर दिखाई देता है। और इसी का उपचार समग्रता के साथ, यानी मन का भी और तन का भी साथ साथ मनोदैहिक उपचार की वैशेषिक ये पद्धति, वैदिक चिर सनातन पद्धति आयुर्वेद, जिसके माध्यम से आज भी हम सभी प्रकार के जो मानक आधुनिक चिकित्सा पद्धति के हैं, उन पर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो उससे कहीं अधिक प्रामाणिकता आयुर्वेद की सिद्ध होती है। आयुर्वेद चिकित्सा के जो विविध अंग हैं, उनको अष्टांग आयुर्वेद के नाम से भी जाना जाता है। अष्टांग आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद की 8 शाखाएं, उसके रूप में भी हम इसको देखते हैं। तो आयुर्वेद के उपचार की जो 8 शाखाएं हैं, जो अष्टांग आयुर्वेद है, वो क्या है, ये थोड़ा सा उसको जानने का प्रयास करते हैं। जितने भी प्रकार की चिकित्सा की जाती है, वो
किस तरह मनुष्य के समग्र शारीरिक, मानसिक और किस प्रकार से उसको आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, प्रत्येक क्षेत्र को छूती है, यह अष्टांग आयुर्वेद हमें बताता है, जो कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व इस वैदिक सनातन संस्कृति के माध्यम से वेद के रूप में हमें ये उपचार पद्धति प्राप्त हुई। पहला आता है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा, काय का अर्थ है यहां अग्नि से, अर्थात अग्नि चिकित्सा। अब अग्नि का अभिप्राय अभी जाने तो अग्नि, आयुर्वेद का मानना है कि शरीर में हमारे 13 प्रकार की अग्नियां स्थित है। 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। पंच महाभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि और एक पाचाग्नि। इस प्रकार से 13 जो अग्नियां हैं, यदि ये इनकी अग्नि की प्रज्वलता, इनकी क्रियाशीलता, इनकी अगर ठीक है तो हमारा पूरा शरीर तंत्र स्वस्थ शरीर की श्रेणी में आता है। संपूर्ण शरीर में मूल कोशिका से लेकर पूरा शरीर तंत्र सतत एक जीवन प्रक्रिया से गुजरता रहता है। वो चाहे एक मूल कोशिका हो या पूरा शरीर की क्रिया हो। आयुर्वेद में से त्रिदोष तथा आधुनिक आयुर्विज्ञान में इसको हम एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। शरीर की जो कोशिका की जो मूल ऊर्जा है, अर्थात जो अग्नि है, यदि वह सही काम कर रही है तब तक हमारे जो त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ और सप्त धातुएं, इनकी साम्यावस्था बनी रहती है। यानी जितना जितना अनुपात जिस वात पित्त कफ का जितना रहना चाहिए उतना बना रहता है, और सप्त धातुओं की भी जितनी मात्रा शरीर को अनुपातिक आवश्यक है उसकी उतनी बनी रहती है, और हमारा शरीर स्वस्थ शरीर की श्रेणी में आता है। यहाँ तक कि मल विसर्जन से लेकर के शरीर की सभी जितनी भी आंतरिक क्रियाएं हैं वो हमारी सुचारू रूप से गतिमान हो रही है। हमारी मन और आत्मा की प्रसन्नता भी व्यक्ति अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ अपने व्यक्तित्व के विकास और अपने जो भी इस शरीर का उपयोग करता है किसी भी क्षेत्र में, उसका पूरी तरह से सदुपयोग कर पाता है। और यही स्वास्थ्य की, आरोग्य की परिपूर्ण परिभाषा भी है। आपने अभी, अगर आपको कुछ थोड़ा सा आपने कहीं पढ़ा हो तो अभी कुछ वर्ष पूर्व ही WHO ने भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, लगभग 8-10 वर्ष पूर्व ही जो स्वास्थ्य की परिभाषा अपनी संशोधित की, उसमें संशोधन किया, उसमें उन्होंने शरीर के सभी अंगों के स्वस्थ होने के साथ साथ हमारी मन और चित्त की स्वस्थ होने पर ही पूर्ण स्वास्थ्य की श्रेणी में, परिभाषा में स्वस्थ स्वास्थ्य को माना है। अर्थात यदि हमारा मन प्रसन्न है, मन उद्विग्न नहीं है, मन में किसी प्रकार की चिंताएं नहीं है, हम आवेश और आवेग में नहीं रहते, अपने शरीर की सभी जो क्रियाएं हैं और एक प्रसन्न चित्त भाव से अपना जीवन यापन करते हैं और शरीर भी स्वस्थ है, तभी हम पूर्ण स्वस्थ कहलाएंगे। तो WHO ने भी आज ये मान लिया है कि केवल शरीर के अंगों का मात्र स्वस्थ रहना ही नहीं, मन का भी स्वस्थ रहना उतना ही आवश्यक है, तभी हम पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। आयुर्वेद की जो ये काय चिकित्सा है, ये शरीर की जो मूलभूत ऊर्जा है उसको ठीक रख करके हमारे शरीर के जो कहना चाहिए
शरीर में अगर मोटापा आ रहा है, कृष्णता आ रही है या मोटापा आ रहा है, कृष्णता था शरीर दुबला हो रहा है, कमजोर हो रहा है, कृष्णता, तो चाहे वो कृष्णता हो या मोटापा हो, उन दोनों से ही हमको बचाती है। ना हम कमजोर होंगे, ना ही हम मोटे होंगे। शरीर में हमारे जितने भी प्रकार के रसायन हैं, लवण हैं, हार्मोन्स हैं, उनका एक समुचित समानुपात अनुपात बना रहे और हमारा शरीर स्वस्थ शरीर की श्रेणी में आएगा। तो मूलतः अग्नि, जो ये 13 प्रकार की अग्नियां बताई, कौन कौन सी? सप्त धात्वाग्नि, पंच महाभूत अग्नि और एक जठराग्नि, पांचाग्नि जिसको बोलते हैं। इसमें पांचाग्नि जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पांचाग्नि की अगर ठीक है तो हमारी जो सप्त धातुएं का निर्माण होना है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य, ये सप्त धातुएं अपने अपनी इनकी उत्पत्ति जो है समुचित अनुपात में होती रहेगी। लेकिन यदि हमारी पांचाग्नि ही, जठराग्नि ही कमजोर पड़ जाएगी, क्षीण पड़ जाएगी, तो हमारा जब पाचन ही ठीक गड़बड़ा जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारा जो सप्त धातुओं का निर्माण है, सबसे पहली धातु रस बनती है, वही नहीं बन पाएगा। और रस धातु ही फिर बाकी अन्य धातुओं के मूल में, उनके उत्पत्ति में, पोषण में सहायक होती है। इसीलिए जो काय चिकित्सा में सर्वप्रथम इस शरीर को स्वस्थ रखने में काय चिकित्सा का सबसे सर्वाधिक महत्व है। अब ये पांचाग्नि क्यों कम पड़ती है, कैसे कम हो जाती है या कैसे अधिक तीव्र हो जाती है, दोनों बातें हैं। इसमें तीव्रता भी हो जाती है और मंद भी पड़ जाती है। तो ये आगे आने वाले और विस्तार से जब हम इसको और जानेंगे, अगले जो अध्याय हैं उनमें हम इसको और ठीक से समझ पाएंगे। इस काय चिकित्सा में लगभग सभी रोगों का उपचार सम्मिलित है जो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। आपने एक उक्ति सुनी होगी, कहते हैं कि सभी सामान्य कहा जाता है कि सभी प्रकार के रोग पेट से ही शुरू होते हैं, पेट से ही उत्पन्न होते हैं। यानी पेट अगर खराब है, पाचन अगर खराब है, पाचाग्नि अगर खराब है, तभी जो अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार का असंतुलन हमारे शरीर में दिखाई देने लगता है। जैसे ज्वर है, उन्माद है, प्रमेह, प्रमेह में जो मधुमेह भी है, ये भी प्रमेह की श्रेणी में आता है। तो मधुमेह या स्त्रीजन्य बहुत सारे प्रमेह के रोग हैं। और वात, रक्त है, शीत पित्त है, इसके अलावा रक्त पित्त है, कुष्ठ रोग है, शरीर के में पाचन के साथ साथ बिगड़ने से अतिसार है, दस्त जिसको बोलते हैं। इसके बाद कई शरीर में सूजन आ जाए, किसी अंग में सूजन आ जाना, शोथ जिसे कहते हैं। उधर व जितने भी प्रकार के गुप्त रोग हैं हमारे प्रजनन संबंधी अंगों के, वे भी सब काय चिकित्सा से ही प्रभावित होते हैं। ये सभी इसी काय चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा ये मानी जाती है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में हम सबसे पहले काय चिकित्सा को बहुत महत्व देते हैं। दूसरा एक अष्टांग आयुर्वेद का दूसरा अंग है जिसे कहते हैं बाल रोग चिकित्सा। बच्चों की, आपने देखा आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी बच्चों के लिए अलग डिपार्टमेंट है, तो आयुर्वेद में भी पूरी तरह से ये अलग, इसका एक पूरा विस्तार से उल्लेख मिलता है इसकी बाल रोग की। और आयुर्वेद में मात्र इतना ही नहीं, इस बाल रोग चिकित्सा के विभाग में
स्त्री के गर्भाधान से लेकर के शिशु के भ्रूण की अवस्था से भी शुरू करके उस गर्भिणी स्त्री के किस प्रकार से क्या-क्या हमें असंतुलन, असामान्यता, ये कुछ व्यवहार उसका देखने को मिलता है, किस प्रकार के रोग उसको कष्ट जो है वो आ सकते हैं, उसके सभी के उपचार की विधियाँ मिलती हैं। यहाँ तक कि गर्भस्थ भ्रूण सही प्रकार से उसका उचित प्रकार से विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी भी सभी प्रकार से उपचार की इस बाल रोग चिकित्सा विभाग में विस्तार से उपचार की विधि बताई गई है। इसके अतिरिक्त प्रसव के लिए उचित धाय का चुनाव और धाय को किस प्रकार की विशेषताओं से युक्त होना चाहिए, उसकी क्या कुशलता होनी चाहिए, तो एक कुशल दाई का चुनाव भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त स्तन्य रोग जो है, स्तन्य विकार है, रोग है, यानी माताओं को यदि दूध कम आता है या दूध में कोई विकार होता है, वो भी पूरा उसका एक विस्तार से अनेक उसमें जो रोग हैं, उनका उपचार का भी इसी विभाग में, बाल रोग चिकित्सा विभाग में आता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के वायरस, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, जीवाणुओं, विषाणु से लड़ने के लिए उनके क्या लक्षण शरीर में दिखाई देंगे, इस समय पर उनकी किस प्रकार से चिकित्सा की जानी है। इसके अतिरिक्त जो प्रसव उपरांत सूतिका रोग जिनको बोलते हैं, तो सूतिका रोगों की चिकित्सा किस प्रकार से होनी है, यह सब पूरा विस्तृत, पूरे जितना भी इसमें संबंधित विकार, रोग, व्याधियां दिखाई देती हैं, वो सभी इसी विभाग के अंतर्गत आती हैं। ये कौन सा हुआ? बाल रोग चिकित्सा विभाग। तीसरा आता है भूत विद्या। अभी पिछले दिनों एक सत्र में ऐसा आया कि बोले का आयुर्वेद में भूत विद्या का जिक्र है। तो ये वो भूत नहीं है जो बच्चों को डराए जाते हैं कि जल्दी बेटा ये खा ले तो भूत आ जाएगा, उठा के ले जाएगा तेरे को। ये वो भूत नहीं है। भूत से अर्थ है मानसिक रोगों का विभाग, अर्थात जितने भी प्रकार के मानसिक भूतकाल यानी पिछड़े काल, हम सोचने से स्थिति में नहीं रहते, हमारा मस्तिष्क ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं करता, तो इसलिए जितने भी प्रकार के मानसिक रोग होते हैं, उन्माद हो, अवसाद हो, अपस्मार हो, मिर्गी जिसे कहते हैं, इसके अलावा भूलने की बीमारी है, अधिक तंद्रा की बीमारी है, अधिक सोने की बीमारी है, तो ये सभी जो है इसमें इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी मस्तिष्क के अनेक प्रकार के आपने देखा है कि और भी उपद्रव कई प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, और जब हम आपको पढ़ाएंगे आगे, तो ये सभी अधिकांश जो है वात के कुपित होने से होते हैं, और जो वात की 80 रोगों की एक सूची है, उसमें हमें अधिकांश मस्तिष्क रोग भी दिखाई देते हैं, जिससे ये रोग उत्पन्न होते हैं। तो इनके दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो भी विधियां अपनाई जाती हैं, जो भी उपचार किए जाते हैं, उसमें नस्य दिया जाता है। उसमें नस्य भी 3 प्रकार का होता है। एक तो भस्म का नस्य है, तेल का नस्य है, विभिन्न प्रकार के औषधीय तेलों को दिया जाता है। एक नस्य जो है वो धूम्र का भी होता है। और आजकल देखना, आपने जो स्वामी जी को देखा होगा, तो स्वामी जी यज्ञोपैथी के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च बेस्ड लेटर कल भी और आज सुबह भी बहुत सारे प्रकाशित जो किए जा रहे हैं, उसको पतंजलि रिसर्च सेंटर के डॉक्टर अनुराग वासु ने आज भी बता रहे थे कि जो विभिन्न औषधियों को लेकर के हम उसके यज्ञ की अग्नि में उनको औषधियों को डालते हैं, तो उन अग्नियों के, उस औषधि के जो नैनो पार्टिकल्स बनते हैं, वो धूम्र हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके बहुत प्रभावी ढंग से इस प्रकार के सभी रोगों को बेहतर एक चिकित्सा करता है। तो ये इस प्रकार भी अब ये इसीलिए इसको बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से इस सभी को प्रमाणित किया जा रहा है, और ये नस्य लेकर के भी हम मानसिक रोग जितने भी हैं उनको ठीक कर सकते हैं। यहाँ मानसिक ही नहीं,
इसके अलावा अन्य रोग भी है, वो नशे के माध्यम से। आपने देखा कोरोना काल में जो वायरस बैक्टीरिया आ रहा था, तो जैसे मैंने बताया था कि कोरोनिलवटी तो थी, श्वासारिवटी जो श्वास के हमारा फेफड़ों से संबंधित थी, तो उसमें उसको बल देने के लिए थी, उसको स्वस्थ रखने के लिए, संक्रमण मुक्त रखने के लिए, वायरस को मारने के लिए। लेकिन साथ में हम अणु तेल का भी प्रयोग कर रहे थे। तो अणु तेल केवल इसीलिए रखा गया था, वो भी नशे की श्रेणी में आता है, और नशे बहुत तरह को दिया जाता है, बादाम रोगन का है, सरसों के तेल का है, घी का है, गाय के घी का, और इस प्रकार से नशे लेकर के भी हम अपने पूरे तंत्र को वायरस बैक्टीरिया से मुक्त रख पाते हैं। तो ये सभी जो उपचार हैं, ये सभी मानसिक रोग जो है इस भूत विद्या के विभाग में आते हैं। और इसमें कई बार शरीर के विभिन्न अंगों में बंध लगाना, यानी कई बार अंगूठे में बंध लगाना, कलाई में बंध लगाना, बाजू में बंध लगाना, जिससे विभिन्न प्रकार का जो एक प्रमाणिक ये बताया गया है कि किस प्रकार से शरीर पर जो क्रियाएं होती हैं वो उनका नियंत्रण होता है, और मानसिक जो अवस्थाएं हैं उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है। साथ साथ इसमें ताड़न का भी बताया गया कि उसको व्यक्ति को थोड़ा सा डराया भी जाता है, और उसको विशेष देखभाल करके, ताड़ना मतलब विशेष देखभाल करके उस व्यक्ति का उपचार किया जाता है। और ये अनेक प्रकार से इस प्रकार का बताया गया है कि हम ये भूत विद्या के माध्यम से भी पूरा एक विस्तृत इस बारे में एक चिकित्सा की विधि है, इसको हम ठीक करते हैं। चौथा आता है विभाग अष्टांग आयुर्वेद का शल्य चिकित्सा। तो जितना भी ये आजकल देखते हैं जिसको सर्जरी बोलते हैं, आयुर्वेद वैसे भी सर्जरी का जनक है। आचार्य सुश्रुत, ये महर्षि सुश्रुत जो हैं ये पूरी दुनिया में सर्जरी के जनक माने जाते हैं। सुश्रुत संहिता में आज भी उल्लिखित है जो 125 प्रकार के अनेक ऑपरेशन करने के, सर्जरी करने के, शल्य चिकित्सा करने के जो उपकरण और उनके डिजाइन बनाए गए जो थे, उनकी आकृति जो उसमें दर्शाई गई है, आज भी उसमें से बहुत सारे हमें उपकरण दिखाई नहीं पड़ते हैं। उस समय पर वो 125 उपकरण विभिन्न प्रकार की शल्य चिकित्सा को करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, क्योंकि जो चर्म प्रतिरोपण है जिसको बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी, ये प्लास्टिक सर्जरी को सटीक प्रकार से करने की जो विधि है ये सुश्रुत संहिता में ही दी गई है, और सुश्रुत संहिता में सबसे बढ़िया चर्म प्रतिरोपण का उल्लेख मिलता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी पिछले 2-3 माह पूर्व आपने अखबारों में और टीवी चैनल्स पर देखा होगा। चंडीगढ़ के पीजीआई में एक व्यक्ति के नाक की ऑपरेशन बार बार कर रहे थे, लेकिन वो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो रहा था। 15-20 वर्षों में कई बार वो ऑपरेशन किया गया, लेकिन बाद में जो प्लास्टिक सर्जरी की विधि सुश्रुत संहिता में बताई गई थी, उसी बिल्कुल पैटर्न पर जब उसका ऑपरेशन किया गया तो वो 100% सक्सेसफुल हुआ, और इसका उल्लेख भी टीवी चैनल्स पर भी और अखबारों में भी आया। तो ये कितना सटीक और कितना प्रामाणिक है ये हम उस घटना से भी जान सकते हैं। तो ये तो हमें केवल घटनाएं अपने आप को विश्वास में डालने के लिए हैं, और आपको भी ये इसीलिए बताया जा रहा है कि हम ये जो आयुर्वेद की अष्टांग आयुर्वेद की जो चिकित्सा प्रणाली है, ये सभी क्षेत्रों में चिकित्सा के उपाय, चिकित्सा की विधियां, उपचार की विधियां हमको बताती हैं। तो ये शल्य चिकित्सा का रहा। शल्य चिकित्सा में हम सब जानते हैं कि ये पिछले पुराने जमाने में जो आजकल के आधुनिक बंदूक की गोली जैसे तो रिवॉल्वर बंदूक तो नहीं होती थी, लेकिन तलवार, भाला, बर्छी और गदा इस प्रकार के प्रयोग होते थे। तो इनके प्रयोग से जो शरीर में प्रहार से हमें चोट लगती थी, कोई घाव बनता था, तो उसकी किस प्रकार से चीर फाड़ होनी है, उस घाव को कैसे भरा जाना है, उसकी अगर उसकी सिलाई होनी है तो उसको कैसे सिलना है,
और उस घाव को कैसे भरना है, इस सारी विधि इस शल्य चिकित्सा विभाग में विस्तार से है और बहुत प्रामाणिक है। तो महर्षि सुश्रुत के अनुसार जो हम देखते हैं कि कोई तिनका है, लकड़ी का टुकड़ा है, या कोई और इस तरह प्रहार से कोई हमारे जो शरीर के अंदर जो निष्कासित होने वाले मल हैं, उनके विकार से भी जो घाव हो जाते हैं, उसकी भी यदि कोई शल्य चिकित्सा होनी है, सर्जरी होनी है, जैसे हम इसको समझे जैसे कि त्वचा त्वचा रोग हो जाते हैं, तो त्वचा में रोग होने पर कई बार कोई घाव में छाला पड़ गया, वो बड़ा हो गया, उसमें पस पड़ गया, उसने आसपास के अंग को मांस को भी गलाना शुरू कर दिया, तो उसका भी जो उपचार है, इस सभी प्रकार के उपचार इस शल्य चिकित्सा की श्रेणी में आते हैं। तो चौथा अष्टांग आयुर्वेद का भाग था, कौन सा? शल्य चिकित्सा। अगला पांचवा भाग आता है शालाक्य चिकित्सा। शालाक्य तंत्र। ये शालाक्य तंत्र क्या है? शलाका कहते हैं एक छड़ी को। तो छड़ी से विभिन्न प्रकार की छड़ियों द्वारा विभिन्न प्रकार के कान, नाक, गले की चिकित्सा करना, ये जो है शालाक्य तंत्र में आता है। अब यानी गर्दन से ऊपर के जो रोग हैं, नाक, कान, गला, जिसे आजकल की भाषा में ENT कह देते हैं, नाक, कान, गला, तो ये पूरे इन तंत्र की जितनी भी चिकित्सा है, उसमें क्या क्या कौन कौन से रोग होते हैं और किस रोग का कैसे उपचार होना है, ये पूरा शालाक्य तंत्र इस बारे में हमें विस्तार से बताता है। और इसलिए शलाक, मैंने बताया ना कि इसको शलाक्य तंत्र इसलिए कहा जाता है कि इसमें उपचार में शलाका का, विभिन्न प्रकार की शलाकाओं का, छड़ी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको शालाक्य तंत्र कहते हैं। छठा जो भाग आता है वो आता है अगध तंत्र। अगध तंत्र, अगध तंत्र अर्थात टॉक्सिकोलॉजी, विष विज्ञान, विष। तो इसमें इस अष्टांग आयुर्वेद के इस भाग में अलग अलग प्रकार के विष की पहचान, उससे होने वाले विभिन्न प्रकार के उपद्रव, उनका उपचार, और इसके अंतर्गत आते हैं। और इसी में जो हमारे स्थावर विष हैं, स्थावर अर्थात पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों से जो प्राप्त होने वाले विष हैं, जिससे हमारा शरीर कष्ट में आता है, तो ऐसे बी विष और जंगम विष जो हमारे जीव जंतुओं से मिलते हैं, सांप और बिच्छू, ततैया, ये जंगम विष कहलाते हैं। तो इनसे होने वाले जितने भी उपचार और बीमारी और उपद्रव हैं, उनका कैसे इलाज होना है, कैसे उपचार होना है, कैसे इनका चिकित्सा होनी है। और तीसरे प्रकार के विष होते हैं संयोगज विष, संयोग से उत्पन्न होने वाले विष, तो उसका उपचार कैसे किया जाना है। संयोगज विष से आप सब कैसे ये समझिए ऐसा, इसको आपको स्थावर विष और जंगम विष तो समझ में आ गया, लेकिन संयोगज विष है, जैसे कि कहा जाता है कि जो शहद है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। शहद पे ये कहा गया है कि जिस भी औषधि में शहद को मिलाकर लिया जाता है, उस औषधि के गुणों को वो 10 गुना अधिक वृद्धि कर देता है, बढ़ा देता है। ऐसे में दूसरा एक तत्व आता है जो घी, जिसकी चर्चा महाराज जी रोज करते हैं कि वृद्ध व्यक्ति को 2 चम्मच घी अवश्य खाना चाहिए। अगर 2 चम्मच घी नहीं खाएंगे तो मानसिक जितने भी प्रकार के रोग हैं, शरीर में वात वृद्धि के कारण होने वाले उपद्रव हैं, वो हमको अधिक पीड़ित करेंगे। इसलिए वृद्ध व्यक्तियों को 2 चम्मच गाय का देसी घी अवश्य खाना चाहिए। अब उसका प्रकार है, जब आहार का विषय चलेगा तो हम बताएंगे कि घी जो है कभी ज्यादा तला भुना नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ घी को खाना चाहिए, ये बात बता रहा हूं। तो ऐसे में
उस घी और शहद को हम अलग अलग खाते हैं तो हमारे शरीर को पौष्टिकता देते हैं, लेकिन यदि समान मात्रा में ये शहद और घी को लिया जाए तो वो भयानक विष बन जाता है, उससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए समान मात्रा में कभी भी शहद और घी को नहीं खाया जाता। जितने भी औषधि बनती हो या कुछ और बनता हो इसका सामान, भोज्य पदार्थ, उन सभी में इसकी असमान मात्रा रखी जाती है। ऐसे ये विष आप समझ लीजिए जो विरुद्धार के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे कि आपका उड़द, उड़द के साथ दही का मेल जो है वो भयंकर विष निर्माण करता है। वो भी निर्माण करता है विष, और विष लगातार इस प्रकार का भोजन करते रहने पर कि जो हानिकारक है, फिर उसके उपद्रव, उसके कारण होने वाले रोग शरीर में दिखाई देने लगते हैं। अब आप समझिए कि जो उड़द की दाल के दही बड़े बनते हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं है। उसको पचाने में शरीर को विष के पचाने समान मेहनत करनी पड़ती है, और जो लोग इस प्रकार का भोजन लगातार करते रहते हैं फिर उससे उपद्रव होना, शरीर का बीमार होना अवश्यम भावी होता है। तो इस तंत्र में हमारे जो अगध तंत्र है छठा, इसमें इस प्रकार के होने वाले विष से शरीर में जो जो भी रोग उत्पन्न हुए हैं, व्याधियां हुई हैं, कष्ट हुआ है, उससे किस प्रकार से उनका उपचार किया जाए, चिकित्सा की जाए, इस बारे में विस्तार से बताया गया। सातवां अष्टांग आयुर्वेद का भाग है जिसे कहते हैं रसायन तंत्र। रसायन जो है ये शब्द दो शब्दों का संयोग है, रस और आयन। रस का तात्पर्य है जो शरीर की हमारी रस, रक्त आदि धातुएं बनती हैं, और आयन है उसके अर्थात उसकी पौष्टिकता, उसकी शक्ति को प्राप्त करने वाला साधन, यानी रस का आयन। रस अगर हमारा ठीक से बढ़िया बन रहा है, पहली धातु, तो बाकी 6 धातुएं जो है वो भी पुष्ट रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। यानी हमारे शरीर के मांस जो है, हड्डी है, और जो बाकी अन्य रस, रक्त में अस्थि मज्जा जो भी, ये सभी जो है पुष्ट रहेंगे, इसमें कहीं भी शीतलता नहीं होगी। इसको इन इन रस के आयन को रसायन कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे पदार्थ जिनके सेवन से हमारे सब धातु की पुष्टि होती है, उनको पुष्टि मिलती है, वो रसायन का कहे जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि च्यवनप्राश है, इसके अलावा अश्वगंधा है, शिलाजीत है, हमारे चंद प्रभावती का योग है। ऐसे बहुत सारी औषधियां हैं जो प्रमाणिकता से हजारों वर्षों से जिनको बताया गया कि ये रसायन है, हमारी रस धातु को पुष्ट करते हैं और सप्त धातुओं से पुष्ट होती है। तो इससे ये इसके इसके होने से क्या होता है कि रसायन के लेने से यदि हमारे शरीर में कोई उसके कारण से कष्ट आया है, रोग हुआ है, चेहरे की झुर्रियां पड़ रही हैं, चेहरे में रक्त का संचार कम हो रहा है, लो ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, और मन में उत्साह उल्लास की कमी हो गई है, डिप्रेशन रहने लगा है, और शरीर के अंगों में दृढ़ता की कमी आ गई है, शरीर थका हुआ रहता है, हमारे बालों का रंग असमय अकाल जो है सफेद होने लगा है, बाल झड़ने लगे हैं, तो ये सभी जो लक्षण हैं ये शरीर के सप्त धातुओं की क्षीणता की, कमजोरी की ओर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। अर्थात इन अंगों को कहीं कमजोरी आ रही है, तो इसलिए संबंधित जो हमें परेशानी है वो दिखाई दे रही है। तो इनको पुष्ट करने के लिए फिर हम जो जिन चीजों का प्रयोग करते हैं, तो पूरा इस 7वें अष्टांग आयुर्वेद के 7वें भाग में आता है। इसको रसायन तंत्र कहा गया है। 8वां अंग है अष्टांग आयुर्वेद का बाजीकरण।
बाजीकरण। यह शब्द भी बाजी और करण दो शब्दों से मिलकर बना है। अवाजी वाजी क्रियते अननेति वाजीकरणम, अर्थात जो संतान उत्पत्ति करने योग्य नहीं है उनको संतान उत्पत्ति करने योग्य बनाना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। ये पूरा जो एक तरह से जो प्रजनन संबंधी हमारा जो संतान उत्पत्ति संबंधी है, तो ये पूरा ये तंत्र इस पर निर्भर करता है। तो जैसे पुरुषों में अनेक प्रकार की कमजोरी आ जाती है, शुक्र का ना बनना या उनका शिथिल होना, कमजोर होना। इसी प्रकार महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब का बंद होना, गर्भाशय का लचीलापन ना होना, गर्भाशय में अंडाशय का निर्माण ना होना, देखते हैं उनको मेंसेस की समय की सारणी उनकी गड़बड़ होना। तो ये जितने भी प्रकार के इस तरह जो रोग हैं, तो ये सब हमारे इस 8वें जो बाजीकरण विभाग है इसके अंतर्गत आते हैं। स्त्री पुरुष की प्रजनन क्षमता, जनन शक्ति को सुदृढ़ करना, बनाना, उसको ठीक करना। ऐसे ही हम देखते हैं कि आयुर्वेद के मत में अनेक जो अलग अलग किसी विशेष क्षेत्र में भी बहुत शोध हमारे ऋषि महर्षियों ने किया है। कश्यप ऋषि के निर्देश में कौमार्य भृत्य का एक पूरा अलग से एक दिखाई देता है, जिसमें उन्होंने बाल रोगों पर विशेष तपस्या कर अर्थात शोध करके, रिसर्च करके उसको तैयार किया है। और वो आज भी उतना प्रमाणिकता से बच्चों की रोगों के लिए सटीक उपचार की विधि बताता है। ऐसे ही सुश्रुत ऋषि ने शल्य चिकित्सा में निपुणता प्राप्त की, जिसमें सिजेरियन और प्रसव की उल्लेख भी मिलता है। और सबसे पुराना अगर मैं उल्लेख करूं सिजेरियन प्रसव का, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, सम्राट बिंदुसार का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें शासनकाल में बिंदुसार। तो बिंदुसार के जो माता का प्रसव जो है के द्वारा बिंदुसार का जन्म हुआ था, और वो सिजेरियन शल्य क्रिया के द्वारा प्रसव कराया गया। और उस समय बच्चे को, इस बिंदुसार को शरीर में कहीं शल्य जो उपकरण था, जो इंस्ट्रूमेंट था, वो कहीं लग गया था, कट लग गया था और वो निशान पड़ गया था, तो इसीलिए इसका नाम बिंदुसार रखा गया। आप इसको कहीं भी नेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। ये बहुत पुराना हमारे ऐतिहासिक उसमें सिजेरियन प्रसव का भी उल्लेख मिलता है। और ये सब देन हमारे आयुर्वेद की है, महर्षि सुश्रुत की है। तो ये इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक क्षेत्रों में जो आयुर्वेद ने अपनी सिद्धस्तता के द्वारा मैं हजारों लाखों वर्ष तक ऋषि महर्षियों के शोध के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, उनकी तपस्या के द्वारा इस प्रकार के ये ज्ञान को समृद्ध होते हुए हमारे तक आज भी सुरक्षित है और मानव इतिहास में सभी के लिए आज उपयोगी सिद्ध हो रहा है, ये हम जान पाए।